वहीं जावेद पम की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी है। मनमानी तरीके से मकान गिराने का आरोप लगाया और मुआवजा मांगने के साथ साथ दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। साथ ही गर्मी की छुट्टियों में अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई की अपील की गई है। बात आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की भी होगी, लेकिन खबर विशेष में पहले बात कोर्ट पहुंचे बुलडोजर से बवालियों के घर गिराने और साथ साथ कार्रवाई के अलावा दंगाइयों पर कानून के कस्ते शिकंजे की हो। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा दरअसल दायर किया गया। बुलडोजर कार्रवाई रोकने की याचिका पर जवाब दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। कानून के तहत कार्रवाई हुई है, कानून और नियमों के तहत बुलडोजर चल रहा है। कोई भी प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है। कार्रवाई समुदाय या संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं हुई है। गलत नियत से दूसरा रंग देने की कोशिश की गई। याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग यूपी सरकार की तरफ से की गई। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और बदले की भावना से कार्रवाई का जिक्र किया गया था याचिका में। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, 3 दिन का वक्त दिया। आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। 60 पेज से ज्यादा का यह हलफनामा था, जिसमें बाकायदा तमाम पहलुओं का जिक्र किया गया है। बताया गया कि किस तरह से किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बदले की बात को सरकार की तरफ से खारिज किया गया और कहा गया कि कानून और नियमों के तहत ही कार्रवाई हो रही है। कोई भी प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा। बवालियों पर कोर्ट का कड़ा रुख। कुर्क होगी हिंसा के हिस्सेदारों की संपत्ति। सलाखों के पीछे पहुंचेंगे साजिशकर्ता। कानून के दायरे में चला बुलडोजर। कानपुर टू प्रयाग, डर में पत्थरबाज डर के साए में हैं। योगी सरकार का बुलडोजर प्रहार बिल्कुल सही। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो भी ध्वस्तीकरण हो रहा है वो बिल्कुल कानून के दायरे में हो रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट में नहीं आया। जमीयत की याचिका के तथ्य भ्रामक और गलत हैं। गलत नियत से कार्रवाई को दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई समुदाय या संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। दंगाइयों पर कानून के मुताबिक सीआरपीसी और आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जाए। संविधान के दायरे में नहीं हो रहा, सरकार ने कह दिया संविधान के दायरे में हो रहा है। अगर उन्हें लगता है संविधान के दायरे में नहीं हो, न्यायालय में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी को कि जो संविधान में दायरे में रहकर और आज के दिन में इन माफिया और जो देश के दहशतगर्द फैलाने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उधर प्रयागराज जिला कोर्ट ने बवाल मचाने वालों पर कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने पुलिस को प्रयागराज के अटाला में हिंसा के फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी है। एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम आरोपी, पार्षद फजल खान, जीशान रहमानी आरोपी, उमर खालिद और आशीष मित्तल आरोपी। सभी आरोपी अभी तक फरार हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ प्रशासन कुर्की की तैयारी कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन है या किसी संगठन या संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ प्रयास किया जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है कुर्की की कार्रवाई हो। और कुर्की के लिए कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उधर कानपुर हिंसा की गुनहगारों की धरपकड़ तेज हो गई है। साजिश के तार सुलझाने के लिए पुलिस बवाल की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। कानपुर में बिल्डर हाजी वसी के कई करीबियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने छापेमारी की। वहीं प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मास्टरमाइंड की पत्नी परवीन फातिमा ने मनमाने तरीके से मकान गिराने का आरोप लगाया है। साथ ही मुआवजा देने और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दोबारा मकान बनाने तक सरकारी आवास देने की गुहार लगाई है।
परवीन फातिमा का मकान बेहद गैरकानूनी तरीके से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त किया है और वही प्रयागराज विकास प्राधिकरण उसी स्थान पे उस मकान को निर्माण करके उन्हें दे। बुलडोजर से घर गिराने की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यूपी सरकार के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई पर रोक से इनकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। कल या शुक्रवार को जमीयत की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। बहरहाल घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर सरकार ने बवालियों को सीधा संदेश दिया है, शांति भंग करने का मंसूबा बर्दाश्त नहीं होगा, बलवा करने वालों को बख्शेंगे नहीं। टीम न्यूज स्टेट। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं और साथ साथ वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अश्विनी सर, सबसे अहम सवाल आपसे ही, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया, 60 पेजेस से ज्यादा के इसमें जवाब दाखिल किए गए, उसको किस तरह से आम भाषा में समझा जाए? खास तरह से एक जो बड़ा सवाल उठ रहा था कि क्या ये कानूनी कार्रवाई जो है वो बदले की भावना से की जा रही। सरकार ने बताया कि किस तरह से अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, इसको जरा आम भाषा में आप समझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहला बिंदु ये कहा कि जितनी भी कार्यवाहियां हो रही हैं जो हमारा म्यूनिसिपल कानून है उसके मुताबिक हो रही है और प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटी दे करके, माने पहले शोकॉज नोटिस इशू किया और शोकॉज नोटिस इशू किया कब किया? सरकार का कहना है कि मई में किया। ये हिंसा तो मई के बाद हुई, उस नोटिस के बाद हुई। तो पहला उन्होंने कहा कि हमने मई में किया। हमने कहा कि यह अवैध निर्माण हुआ है, वो अवैध निर्माण ना तो उनका कोई रिप्लाई आया, ना ही उन्होंने अवैध निर्माण डेमोलिश किया। तो सरकार का ये दावा है, सरकार का ये कहना है कि ये नियमों के अनुसार हुई। दूसरी बात, सरकार ने यह साफ तौर पर कहा कि बदले की कार्यवाही से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी कार्यवाही हो रही है नियमानुसार जितने भी अवैध निर्माण हुए वो उस प्रक्रिया के तहत डिमोलिश हो रहे हैं। अब सरकार के इस एफिडेविट के बाद जो है ये कह देना कि नहीं आपने नियमों का पालन नहीं किया, ऑल ऑफ सडन आप बुलडोजर लेकर के आए, वो थोड़ा सा तर्क सम्मत नहीं है। दूसरा, अदालत में दो जगह पर पैरेलल पिटीशन चल रही है। एक तरफ यहां पर एक संगठन अदालत में अप्रोच करता है और जो गवर्नमेंट कहती है कि वो संगठन कुछ चुनिंदा न्यूज रिपोर्ट्स, कुछ चुनिंदा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर, अब चुनिंदा से मतलब आप समझ रहे हैं, वो वहां आते हैं। दूसरा कहते हैं वो संगठन आ रहा है और ना कि जो व्यक्ति इसमें प्रभावित है। दूसरा, जो प्रभावित है जावेद पंप की पत्नी इलाहाबाद हाईकोर्ट गई है, वो कहती है हमें कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन का भी प्रोविजन है उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट में। अगर ऐसा लगता है कि नियमानुसार कार्यवाही नहीं हुई उन परिस्थितियों में, लिहाजा अभी की स्थिति में सरकार ने क्लियर कर दिया है, उसके पास सारे एविडेंसेस हैं और वो एविडेंस उन्होंने अदालत में लगा दिया। तो मैं समझता हूं कि ये उस रूटीन कार्यवाही का हिस्सा है जिसके तहत अवैध निर्माण ना सिर्फ इलाहाबाद में बल्कि लखनऊ में भी गिराए गए, मेरठ में भी गिराए गए, गाजियाबाद में भी गिराए गए, कानपुर में भी गिराए गए, तो वो उसका एक हिस्सा है। और दूसरा, टाइमिंग को लेकर के ये कहते हैं कि एक दिन पहले बलवा हुआ, उसके 2 दिन बाद मकान गिराया, तो वो उनका कहना है, लेकिन अदालत ने भी इस पर किसी मामले में संज्ञान नहीं लिया। अब देखना है कि अदालत इसमें क्या निर्णय लेती है। और फिलहाल अदालत ने, आप यदि देखिए कि पिछली बार जब नोटिस इशू किया था तो अदालत ने यह कहीं नहीं कहा था कि हम जो है फिलहाल स्टे कर रहे हैं वहां की प्रक्रिया को, जबकि दिल्ली के केस में आप देखेंगे, जहांगीरपुरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्टे कर दी। सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि कानून का पालन नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अश्विनी सर, एक अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि कितने दिन पहले नोटिस का प्रोविजन है और इस मामले में जो कहा गया कि रात को नोटिस चस्पा किया गया, सुबह गिरा दिया गया, ये कितना तर्कसंगत है? अगर हम उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट के मुताबिक 1 महीने का टाइम देने का उनको सबसे पहले जब जो सेक्शन 27 है उसके मुताबिक यह है कि आपको डिमोलिश करने के लिए, अपना जवाब देने के लिए समय दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के मुताबिक जब नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद ना शोकॉज नोटिस का कोई जवाब आया, ना शोकॉज नोटिस के रिप्लाई में कोई व्यक्ति वहां अपीयर हुआ और ना ही उसे लेकर के कोई अदालत गया कि नहीं साहब हमारा जो मकान है वो मकान सही प्रक्रिया के तहत बना हुआ है, ये हमारे पास नक्शा पास हुआ है, ये प्लॉट नंबर है, ये हमने इतने डायमेंशन के तहत इसको बनाया है, लिहाजा कुछ भी इसमें डिमोलिशन जैसा नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति वहां पर चेयरमैन के सामने जाकर के उसके रिप्लाई में गया हो। तो ये कह देना ऑल ऑफ ए सडन पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत
कह देना वो ठीक नहीं है। और मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते समझता हूं कि उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल प्लानिंग एक्ट 1973 जो है उसकी धारा 26 और 27 में साफ तौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये पूरी की पूरी पावर्स हैं कि अगर कहीं अवैध निर्माण हुआ है तो उस अवैध निर्माण को वो खाली करवाए, उसको डिमोलिश करे। जी ठीक है सर। मानवेंद्र, आज जो अर्जी लगाई गई, याचिका दाखिल की गई है, क्या इस पर अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई पॉसिबल है? कोर्ट का रुख क्या हो सकता है? किन पहलुओं का जिक्र इस याचिका में किया गया है? जी देखिए, कोर्ट को ये तय करना है कि इस मामले को वो अर्जेंसी केस मानते हैं और उस पर हियरिंग करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर कोई डिमोलिशन हो रहा होता तो उस वक्त कोर्ट कंसीडर कर सकता था कि अर्जेंसी का मामला है, लेकिन जो डिमोलिशन हो चुका है तो उसके बाद बहुत आधार नहीं है अर्जेंसी का। और जिस तरह से जो जावेद पंप है प्रमुख आरोपी बनाए गए, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि कई तर्क दिए गए। उनका कहना है कि जावेद पंप को गलत तरीके से फंसाया गया है और जावेद पंप की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा ये कहना है कि जो मकान है वो जावेद पंप की पत्नी के नाम पर है। पत्नी और जो अगर हम बात करें तो मुस्लिम प्रॉपर्टी एक्ट है, उनका कहना है, वो ये कहता है कि पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ पीडीए का कहना है कि हम तो प्रॉपर्टी अवैध थी इसलिए उसको गिराए हैं। और उनके परिवार का कहना है कि इसलिए गिरा दी गई क्योंकि जावेद पंप का नाम आया था, उसमें शामिल हुआ था। पीडीए का कहना है कि नहीं, हम पहले से उस प्रोसेस में लगे हुए थे, पहले से नोटिस वगैरह इशू कर रहे थे। परिवार का कहना है कि नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिली। तो ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी। लेकिन जिस तरह से तमाम कार्रवाइयां लगातार हो रही थी और जिस तरह से 10 तारीख को पूरा बलवा होता है, उसके बाद 10 की रात में पुलिस जावेद पंप को हिरासत में लेती है, 11 की सुबह मुख्य आरोपी घोषित किया जाता है और मास्टरमाइंड बताया जाता है, 12 को मकान का डेमोलिशन हो जाता है। तो इसी कनेक्शन को कि 10 तारीख को मामला गिरफ्तारी होती है और 12 को मकान गिरा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये जो पूरी कार्रवाई है वो सिर्फ जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम जो उपद्रवी हैं या जो तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल लोग हैं, जो माहौल को खराब करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसी इंटेंशन से ये पूरा घर गिराया गया है। अब कोर्ट में जो अर्जी है उसमें ये मांग की गई है कि उनका घर दोबारा बनाया जाए, क्योंकि गलत तरीके से गिराया गया है, अवैधानिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से उसका डिमोलिशन हुआ है। घर दोबारा बना के दिया जाए। साथ ही तब तक उस परिवार के रहने के लिए सरकार घर उपलब्ध कराए, मुहैया कराए, ताकि वो लोग चूंकि बेघर हो चुके हैं तो परिवार में तमाम लोग हैं, उनको एक घर मिल जाएगा तो वो कहीं और रह सकेंगे। तो ये भी मांग की गई है कि अर्जेंसी के तहत सुनवाई की जाए, घर को दोबारा बनवा करके पीडीए को पार्टी बनाया गया है, सरकार को स्टेट को बनाया गया है और जो यहाँ के डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी सब जो बड़े अधिकारी हैं उनको पार्टी बनाया गया है। और ये मांग की गई है कि उस घर को दोबारा बना करके कंपनसेशन किया जाए और दोबारा बना करके पीडीए जैसा घर था वैसे ही बना करके उनको वापस करे। और जब तक घर नहीं मिल जाता तब तक उनके रहने के लिए, परिवार के रहने के लिए पीडीए हाँ, क्या मानवेंद्र, पहले भी नोटिस दिए गए थे पीडीए की तरफ से? जी देखिए, नोटिस का जी बिल्कुल पीडीए की तरफ से ये कहा गया है कि हमने उनको पहले नोटिस सर्व किया था और उन्होंने चूंकि जो एक समय होता है, मई में नोटिस दिया गया था और उसके बाद उनको जवाब दाखिल करना था, वो अपना जवाब दाखिल कर सकते थे। उन्होंने जवाब रिप्लाई भी नहीं किया। इसके अलावा वो अगर उनको कोई एतराज था, हमारा घर अवैध है, हमको कोई नोटिस मिला है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट भी जा सकते थे, तो उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई। हालांकि परिवार कह रहा है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है और ये बैकडेटेड नोटिस है जो इशू करा करके कार्रवाई की गई है। जी अश्विनी सर, क्या जो कार्रवाई की गई है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास से पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो किसी भी अवैध निर्माण को गिराए, और जब अगर पहले नोटिस दिया गया है तो उसे कानूनन कार्रवाई माना जाए। जिस एक्ट का जिक्र आप 1973 का कर रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट जो है उसका आधार बनाकर कार्रवाई की गई है, ना कि बलवाइयों और दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, वो दोनों चीजें पैरेलल। पहले उत्तर प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में साफ तौर पर न सिर्फ कहना है, बल्कि जो 10 मई को नोटिस इशू किया था, जो नोटिस सर्व किया था, वो नोटिस जो है उसमें काउंट फाइल भी किया अपने जवाब के साथ, अपने हलफनामे के साथ। पहला
जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 10 मई को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए और इलीगली यूटिलाइजिंग रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस फॉर कमर्शियल यूज और सेवरल रेसिडेंट्स की कंप्लेंट्स, मतलब बहुत सारे रेसिडेंट्स ने कंप्लेंट किया, तब 10 मई को हमने नोटिस दिया। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि 10 जून को हमने कहा कि वैकेट करो प्रेमाइसेस, क्योंकि 10 मई से 10 जून के बीच यानी कि पहले ही नोटिस दिए जा चुके थे, जवाब नहीं दिया गया, इस आधार पर कार्रवाई की गई। अश्विनी सर, आपका बहुत शुक्रिया, माननीय तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बात गढ़ की लड़ाई की, आजम खान का गढ़ और अखिलेश यादव का गढ़, लेकिन बच पाएगा क्या, बड़ा सवाल। और बड़ी खबर है, आजमगढ़ रामपुर में उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान स्थल पर पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया गया है। कल सुबह से रामपुर और आजमगढ़ में वोटिंग होगी। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान स्थल पर पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव की तैयारी पूरी है। कल मतदान होगा और 26 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। मतदान स्थल पर रवाना की गई हैं पोलिंग पार्टियां। एक तरफ आजम खान ने लोकसभा चुनाव जीता था 2019 में, लेकिन विधायक बनने के बाद सीट छोड़ दी। उसी तरह से करहल से जीतने के बाद अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया। आजमगढ़ में निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव की लड़ाई और साथ साथ गुड्डू जमाली, एक बड़ा नाम जो है एमआईएम से लेकर बसपा तक का उनका एक सफर रहा। बीएसपी में पहले भी रहे हैं। दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक उनके पाली में आएगा क्या, ये बड़ा सवाल। और दूसरी तरफ आसिफ रजा से लेकर जो टक्कर दिख रही है वो बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोध के बीच। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। जो मशीनें हैं, वीवीपैट मशीनें, ईवीएम्स, उनको रवाना कर दिया गया है। बसों के जरिए पोलिंग पार्टीज रवाना की गई है। जो संवेदनशील बूथ हैं वहां पर सुरक्षा ज्यादा कड़ी रहेगी और यही तकरीबन कमोबेश यही व्यवस्था जो है वो रामपुर में भी दिखी है। तो आजमगढ़ में कल होने वाले उपचुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। पोलिंग पार्टियों के